बच्चों, अकाउंट्स में सेकेंड यूनिट कंपनी अकाउंट्स चैप्टर शेयर्स, इसमें आपने जो पिछला वीडियो था उसमें अंश, अर्थ, परिभाषा, अंश के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। तो जो इसके प्रकार हैं निर्गमन के, उनके विषय में और उनसे संबंधित जो रोजनामचा प्रविष्टियां हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अंशों के निर्गमन की रीतियों पर चर्चा की थी। सममूल्य पर नंबर 1, नंबर 2 प्रब्याज पर, और नंबर 3 छूट पर। इन 3 प्रकार से अंशों का निर्गमन होता है। एट पर, एट प्रीमियम, ऑन डिस्काउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। और जो हम जर्नल लेखे करते हैं तो सममूल्य, प्रब्याज और छूट। सममूल्य पर यानी फेस वैल्यू, ऑन कास्ट, अंकित मूल्य पर। अंश का अंकित मूल्य जो है उस पर उसका निर्गमन किया जाना ही सममूल्य पर निर्गमन किया जाना कहा जाता है। प्रब्याज पर जब कंपनी के द्वारा अंश को अंश के अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित किया जाए। सपोज दैट कि अंश का अंकित मूल्य यदि 100 रुपए है और उसे 110 पर निर्गमित किया जाए तो इसे प्रब्याज या प्रीमियम पर निर्गमित अंश कहा जाएगा। छूट पर जब कंपनी के द्वारा कोई अंश उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया जाए तो ऐसे अंश को छूट पर निर्गमित किया गया अंश कहा जाता है। बच्चों, जैसे कोई अंश 100 रुपए का है और कंपनी के द्वारा 95, 90 आदि किसी मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो छूट पर निर्गमित किया गया कहा जाएगा, और जो छूट है वो 5 रुपए या 10 रुपए मान ली जाती है। अब इनसे संबंधित जर्नल लेके अंशों के मूल्य को एक बार में न मांग करके अगर वह पैसा किस्तों में मांगा जाता है तो मांगे की जाती है। अंशों पर की जाने वाली मांगे। पहला आवेदन, दूसरा आवंटन, तीसरे नंबर पे मांगे। और ये मांगे विभाजित होती हैं 3 खंडों में। प्रथम मांग, द्वितीय मांग और तृतीय एवं अंतिम। तृतीय या अंतिम, इससे ज्यादा मांगे नहीं की जा सकती। प्रत्येक से संबंधित आवेदन, आवंटन या जो मांगे हैं,
इनसे संबंधित जब हम जर्नल एंट्रियां करते हैं तो बच्चों सबके दो दो लेखे होते हैं, आवेदन के दो, आवंटन के दो और प्रत्येक मांग की दो दो एंट्रियां होती हैं। कंपनी को आवेदन पर पैसा प्राप्त होता है तो आवेदन में सबसे पहले प्राप्त की एंट्री करते हैं। इसके बाद जो धनराशि प्राप्त होती है, जैसा कि हमने इसकी डिफिनीशन में भी पढ़ रखा है, यह पूंजी का एक भाग होता है। तो जो भी पैसा आवेदन पर प्राप्त होता है वह पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो दूसरा लेखा इसका करते हैं पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद पैसे को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसके पश्चात अंशधारकों को अंशों का आवंटन कर दिया जाता है और इसकी सूचना उनको प्रेषित कर दी जाती है कि इतने इतने अंश आपके नाम आवंटित किए गए हैं और आप इतना पैसा आवंटन पर भेजें। तो पहले आवंटन प्राप्त की एंट्री करते हैं, प्राप्त की बाद में करते हैं। ठीक उसी तरह से मांगों में भी किया जाता है। मांग पहले प्राप्त होगी और बाद में प्राप्त का लेखा करेंगे, जबकि आवेदन में पहले प्राप्त का लेखा करेंगे और दूसरा जो लेखा होगा वो पूंजी खाते में हस्तांतरण का होगा। अब देखिए लेखा किस तरह से करते हैं। जर्नल एंट्रीज, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंटिंग, अब अगर केवल अंश दिया गया है तो शेयर, अगर इक्विटी दिया गया है तो इक्विटी शेयर, अधिमान या पूर्वाधिकार दिया गया है तो प्रेफरेंस शेयर। टू जगह छोड़ देंगे जैसा भी अंश है, अगर कुछ नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितने भी अंश हैं शेयर्स एट द रेट ऑफ, जो भी पैसा मांगा गया आवेदन पर उसको लिखेंगे ईच, प्रत्येक। बैंक अकाउंट देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी पैसा प्राप्त हुआ है एप्लीकेशन पे उसको ऋणी पक्ष में लिखेंगे बैंक खाते में, और जितने की एप्लीकेशन है उसको क्रेडिट में लिखेंगे जर्नल में। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ इतने ईच। अब इसका जो दूसरा लेखा होगा आवेदन का, ये तो पहला लेखा था, अब इसकी जो दूसरी एंट्री होगी वो पूंजी खाते में हस्तांतरण की होगी। पूंजी खाते में आवेदन की राशि हस्तांतरित कर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की टू शेयर कैपिटल being amount transferred जो भी आवेदन पर प्राप्त हुआ है वह पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बच्चों
यहां पर एक चीज विशेष रूप को आपको समझ लेनी है कि यदि निर्गमित अंशों से अधिक पर पैसा प्राप्त हुआ है या कम पर प्राप्त हुआ है, या मान लिया जाए जितने निर्गमित किए गए उतने पर ही पैसा प्राप्त हुआ है आवेदन का, अगर जितने अंश निर्गमित किए गए हैं उतने पर ही पैसा प्राप्त हुआ है तो ये लेखा बनेगा। और यदि पैसा निर्गमित अंशों से जो कंपनी ने निर्गमित किए हैं आवेदन उनसे कम पर आया तो उन्हीं कम को लेकर के लेखा करेंगे और सारी मांगे उसी अनुरूप चलती चली जाएंगी उन्हीं कम अंशों पर। और यदि अधिक अंशों पर आवेदन आ गया है, कंपनी के जो निर्धारित अंश हैं निर्गमित किए गए हैं, निर्गमित अंशों से अधिक पर आवेदन आ गया है, तो उस दशा में क्या किया जा सकता है? पैसा तो पूरा प्राप्त होगा कंपनी को, आवेदकों द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वो कंपनी को तो जितने अंशों पर प्राप्त होगा वो सेम एंट्री बनेगी जाकर के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन पूंजी खाते में केवल वही धनराशि हस्तांतरित होगी जो संख्या कंपनी ने वास्तव में निर्धारित कर रखी है कि हमारी पूंजी के इतने अंश हैं। तो जो सरप्लस होगा, आधिक्य होगा, वो का कैसे लिखोगे, उसका समायोजन कैसे करोगे? इसके लिए प्रोराटा सिस्टम होता है, अर्थात जितना भी अधिक पैसा प्राप्त हुआ है उसको अलाटमेंट के लिए रोक लिया जाए, या दूसरी कंडीशन बनती है कि पैसा वापस कर दिया जाए। अगर प्रोराटा सिस्टम है तो यहां पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों, जो भी हमने एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त किया है वो पूरा का पूरा शेयर एप्लीकेशन में दिखा दिया जाएगा, और जितने का समायोजन अगली मांग के लिए किया जाना है प्रोराटा के अंतर्गत वो पैसा अलॉटमेंट में रख दिया जाएगा, और जो वास्तविक अंश है निर्धारित अंश कंपनी के द्वारा उनका पैसा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो ही पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा, और जो आधिक्य की राशि है वो आवंटन में चली जाएगी। और यदि कहा जाए कि जो आधिक्य है, जो सरप्लस है, वो वापस कर दिया गया आवेदकों को, तो बच्चों आवेदन पर राशि प्राप्त करने के तुरंत बाद यानी यहां पर हमें रिफंड की एंट्री बनानी पड़ेगी। तो रिफंड की एंट्री कैसे बनाओगे? पाने से वापस करने की एंट्री एकदम अपोजिट होगी। जो अधिक हमें प्राप्त हुआ है अंशों पर वो हमें अंशधारकों को वापस करना होगा। एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिफंडेड ऑन इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ इतने ईच। जितने भी अंशों पर अधिक पैसा आया है वो अंशधारकों को वापस कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पहली, दूसरी और ये तीसरी एंट्री बनेगी जाकर के। और यदि आधिक्य को आगे समायोजित किया जाता है तो पहली और दूसरी एंट्री फिर इस तरह से बनेगी। फिर ये और एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नंबर 2, बच्चों आवेदन प्राप्त करने के और आवेदन प्राप्त राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की अगर दो एंट्रियों को, इन दो लेखों को ठीक से समझ लिया जाए तो बाकी की एंट्रियां स्वतः हो जाती। देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से। अब इसके बाद आवंटन प्राप्त होने,
अब क्या करेंगे बच्चों, इन दो एंट्रियों को अगर हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं से सारी एंट्रियां बन जाती हैं, केवल हमें नाम बदलना होता है। आवेदन की दूसरी एंट्री बाकी सबकी पहली एंट्री होगी, आवेदन की पहली एंट्री बाकी सबकी दूसरी एंट्री होगी। देखिएगा कैसे, आवंटन प्राप्त होने पर ये एंट्री हमें पहले करनी है, केवल नाम बदल जाएगा। यहाँ पर आवेदन था तो एप्लीकेशन लिखा है और हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर अलॉटमेंट लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट का रेट ईच शेयर्स। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आवेदन की जो दूसरी एंट्री है वही अलॉटमेंट की पहली एंट्री है, केवल नाम बदला हुआ है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, केवल नाम बदला, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आवंटन की जब हम दूसरी एंट्री करेंगे तो वो आवेदन की पहली वाली एंट्री होगी, वहां पर भी केवल नाम बदला होगा आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री बनेगी जाकर के बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये नरेशन बनेगा जाकर के। अब देखिएगा बच्चों गौर से, जो आवेदन की पहली एंट्री है वही अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री है, केवल नाम बदला हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ एप्लीकेशन की जगह केवल अलॉटमेंट आ गया। ठीक इसी तरह से प्रथम मांग, द्वितीय मांग, तृतीय व अंतिम मांग की भी एंट्री करेंगे, केवल नाम बदलते चले जाएंगे। जब प्रथम मांग प्राप्त होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब प्राप्त तो होगी तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से अगर द्वितीय मांग है, तृतीय मांग है, द्वितीय एवं अंतिम है या तृतीय एवं अंतिम है, तो केवल नाम बदलते चले जाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि सेकंड एंड फाइनल कॉल की हमें एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और जब रिसीव करेंगे उसको तो रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चों कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आप अगर यदि दो एंट्रियां केवल ये ठीक से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं एंट्रियों को, ये एंट्रियां दी गई, इनको पलट दीजिए ऐसे, यानी दूसरी पहली और पहली दूसरी बाकी सब में यही चलेगा और नाम बदलता चला जाएगा, आवेदन की जगह आवंटन हो जाएगा, और फिर आगे चल करके वहां पर प्रथम याचना, फिर आगे चल करके द्वितीय याचना, और आगे चल करके तृतीय एवं अंतिम मांग या याचना हो जाएगा। और एंट्रियां यही दो रहेंगी, आवेदन की पहली बाकी सबकी दूसरी एंट्री, केवल नाम बदलेगा, और आवेदन की दूसरी बाकी सबकी पहली एंट्री, केवल नाम बदलेगा। बच्चों ये तो सब मूल पर निर्गमन पर लेखे करने हैं। यदि प्रीमियम दिया गया हो या छूट दी गई हो तो किस तरह से लेखे करने हैं। अलॉटमेंट विद प्रीमियम। अगर आवंटन पर प्रीमियम दिया गया है, प्रब्याज दिया गया है, तब लेखा कैसे करेंगे। जो पहला एंट्री आप करते थे आवेदन के बाद में, आवंटन का जो पहली एंट्री है प्राप्त होने की ड्यू की, तो एंट्री बनेगी जाकर के शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आप सिंपल एंट्री बनाते थे जो ड्यू की होती थी, प्राप्त की। और अब हमें करना क्या है, प्रीमियम है, ये सरप्लस है, कंपनी के लिए फायदा है।
तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे टू सिक्योर्ड, या केवल प्रीमियम भी लिखा जा सकता है, टू प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इतने इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ इतने विद प्रीमियम। तो प्रीमियम की राशि भी पूंजी के साथ में क्रेडिट हो जाएगी और दोनों के योग से अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे। जब रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तो विद प्रीमियम हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे। इसके बाद डिस्काउंट। छूट। अगर छूट कही गई है कि इतने छूट पर निर्गमित किए गए हैं, तो बच्चों हम जो पहला लेखा करेंगे अलॉटमेंट का, और ये मोस्टली दोनों चीजें अलॉटमेंट के साथ ही होती हैं, कभी कभी कहीं कहीं प्रीमियम पर भी मिल जाती हैं, तो वहां पर सेकेंड एंट्री में हम कर लेते हैं प्रीमियम को कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो वहीं पर उसको भी क्रेडिट कर देते हैं प्रीमियम को। डिस्काउंट अलॉटमेंट पर दी गई है यदि अंश को उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में होने वाली छूट को डेबिट कर दिया जाता है। एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तो वो इसके बाद में जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो वहां पर छूट काट करके अमाउंट को हम रिसीव कर लेंगे। बच्चों अब इसके बाद हम बात करेंगे एरियर की, अवशिष्ट की, बकाया की। कभी कभी जब मांगी जाती हैं तो अंशधारक उनका भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जब लेखा करते हैं तो किस तरह से करेंगे? अगर हम मान लेते हैं एक अंशधारक जिसके पास 50 अंश है और उसे आवंटन का पैसा मांगा गया, 2 रुपया प्रति अंश की दर से आवंटन मांगा गया, 5 की दर से मांगा गया, तो उनकी राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। तो जितने भी अंश हैं, 1000 अंश हैं कंपनी के, तो 50 अंशों पर एक अंशधारक ने 2 रुपए आवंटन का भुगतान नहीं किया, तो यानी कि 950 अंशों पर पैसा प्राप्त हुआ। तो पहली एंट्री जो हम अलॉटमेंट की ड्यू की करेंगे तो वो हम पूरे से करेंगे, प्राप्त पूरे से होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन इतने। अच्छा इसको नरेशन लिख दो, बीइंग allotment money due on 1000 shares at the rate of 2 each। फिर 2000 डेबिट और क्रेडिट दोनों में शो कर दिए जाएंगे। और जो एरियर हो रहा है वो नेक्स्ट एंट्री में शो किया जाएगा, रिसीव वाली एंट्री में जो रिसीव की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कार्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। being amount received on 950 shares at the rate of 2 years। अब बच्चों यहाँ 50 अंशों पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो पैसा नहीं प्राप्त हुआ है वो डेबिट में एरियर में चला जाएगा, और अलॉटमेंट पर हमको मिलना कितना था 2000। अब शेयर्स हमारे पास रह गए 950, एट द रेट ऑफ 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1900। तो एरियर का एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे, ड्यू वाली एंट्री को नहीं छेड़ेंगे, जितने अंशों पर जो प्राप्त होना है वो उतने से ही रहेगा, और रिसीव्ड वाली एंट्री में उसको हम घटा लेंगे। ये एरियर चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, चाहे सेकेंड एंड फाइनल का हो, संबंधित एंट्री की जो पहली एंट्री होगी ड्यू की वो पूरे से होगी, रिसीव्ड वाली एंट्री में उसको हम एरियर के रूप में लिख देंगे। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट में हम आपको हरण से संबंधित आवश्यक जानना लेके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझाएंगे। धन्यवाद।